नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए लीला चिरंतर का उपन्यास का 6ठा अध्याय, लेखिका आशा पूर्णा देवी। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। भला माँ क्या कर रही थी इस घड़ी? भैया ने माँ के सीने पर हथौड़ी मारकर जो चोट पहुंचाई थी उसे माँ ने किस तरह झेल लिया। भैया के कॉलेज से आने में थोड़ी सी देर हुई नहीं कि माँ बरामदे पे आकर खड़ी हो जाया करती है और उसके आते ही उसे इतना डांटती है कि भैया कहता, हो ऐसा भी क्या है, मेरे लिए चिंता में घुल घुल कर मरने का क्या ना यही नमूना है। ओह, तब कितने सुखी थे हम लोग, सचमुच कितने अच्छे थे वे दिन। लेकिन यह भी कोई कम हैरानी की बात ना थी। हम लोगों ने खूब अच्छी तरह खाना वाना खाया। नियम अनुसार माँ ने दिन में ही खाना बना लिया था, लेकिन आज इस उठापटक में मैं स्कूल नहीं जा पाई। माँ का कोई काम नहीं रुका था, क्योंकि माँ जिस स्कूल में पढ़ाने जाती है वहाँ राखी पूर्णिमा के लिए छुट्टी रहती है। पता नहीं क्यों यह छुट्टी हर स्कूल कॉलेज में नहीं होती। हो सकता है उस स्कूल के स्थापना दिवस या फिर संस्थापक दिवस का मामला हो। जो भी हो, छुट्टी की यह सुविधा माँ को हर साल इसी दिन मिल जाती है। विवाह की सालगिरह के दिन खूब जमकर खाना बनाने का समय भी मिल जाया करता है और वह हंस हंस कर पिताजी को बताया करती, देखो मैं कितनी होशियार हूँ, कैसी जगह पर काम करने जाती हूँ। अगर आज के दिन भी सारे दिन स्कूल में पढ़ाना पड़ता तो ऐसे शाही पकवान कहाँ से बन पाते। लेकिन आज ऐसी कोई तैयारी नहीं थी, तो भी माँ ने सारा कुछ बनाया था, भात दाल तरकारी मछली। तो क्या माँ सचमुच एकदम पत्थर हो गई है? और यह नक्षत्र, यह कितने सालों का हो गया है? लगता है यह कुछ ज़्यादा ही सयाना हो गया है और एक से एक बढ़िया राखी लाकर मुझे पहना दिया करता और कहता, सुन खबरदार जो सानंद भैया को इस बारे में कुछ बताया कि मैंने दी है, अगर पूछे तो कहने की स्कूल की सहेलियों ने बांध दी। भैया से वह बुरी तरह डरता है। वैसे भैया उससे सिर्फ 1.5 साल का ही बड़ा है। बचपन में दोनों एक साथ खेल के मैदान में कंचे खेलते रहे। हालांकि अब वह उसकी तरफ किसी गार्जियन वाले रौब से देखता है और इसमें थोड़ा बहुत अनदेखी और उदासीनता का भाव भी छिपा रहता है। सच तो यह है कि भैया के इस तेवर को देखकर मेरे मन में भी भय का भाव बना रहता है। प्रेम हो जाने पर शायद कुछ ऐसा ही होता हो। कभी कभी भय और अपराध दोनों ही मुझे अपने शिकंजे में कस लेना चाहते हैं। लगता है भैया ने यह ताड़ लिया कि मैं नक्षत्र के साथ चिपक गई हूँ, लेकिन मैं भी बहुत होशियार लड़की हूँ। अपने मन के तूफान को दबाकर ऐसी मासूम बनी रहती हूँ कि मुझ में और पुष्पिता में कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं कर सकता। आज भी नक्षत्र तब आया जब शाम ढलने को थी। उसकी जेब में राखी होगी मुझे मालूम है, लेकिन उसका मूड बड़ा उखड़ा उखड़ा था। आते ही कहा, तुम्हारे यहाँ आते हुए एक अजीब सी दुविधा में था। क्यों भला? इसमें दुविधा किस बात की? हालांकि मैंने बिना सोचे समझे यह बात की थी, लेकिन मैं तो इसी तरह बातें किया करती हूँ, चाहे बात किसी भी बात पर हो रही हो। मुझे उस बात से बड़ी चिढ़ होती है कि मुंह फुलाकर बड़ी गंभीरता से कोई बात की जाए। वह थोड़ा सहम गया, फिर बोला, वाह आज तुम लोगों का जी कुछ उदास। मैंने भी आओ देखा न ताओ, बस पिताजी की उसी टूटी फूटी जुगत को ठोक दिया और कहा, मेरे पिताजी कोई चोरी हत्या या डकैती कर जेल नहीं गए हैं, इसलिए हमारा जी उदास क्यों होने लगा? घर का कोई आदमी अगर साधु या सन्यासी बनना चाहे तो इसमें बुरी बात क्या है? नक्खा का चेहरा फीका पड़ गया। फिर भी बोला, मैंने यही बात अपनी दादी जी को बताई थी। पता है उन्होंने क्या कहा? ऐसा भला आदमी, इतनी अच्छी नौकरी और लोगों से मेल मिलाप, भला उसके मन में वैराग लेने की बात कहाँ से आ गई? जरूर उसके घर में उसकी घरवाली और उसके बाल बच्चों ने उसे परेशान किया होगा। ओहो, शायद यही सोचकर भैया ने यह कहा था, मैं भी इस मोहल्ले में नहीं रहूँगा, यहाँ के लोगों को मुंह नहीं दिखा पाऊँगा। भगवान ही जानता है कि मोहल्ले के लोग ऐसे होते हैं। इतनी कुटिलता भरी बुद्धि से हमारी माँ के बारे में क्या कुछ समझ रखा है। इस तरह की हवाई सोच में कुछ कर्ज तो होता नहीं, टैक्स भी नहीं देना पड़ता। मैं भी तो कितना कुछ सोचती हूँ, लेकिन ऐसी सोच से क्या मिलता है? मेरे मन में तो यही ख्याल आता है कि यात्रा पर निकली प्रज्ञा परमा किसी तरह दुर्घटना की चपेट में आकर अपनी हड्डी पसली तुड़ा बैठे, उसकी नाक और चेहरे का हुलिया बिगड़ जाए तो मचा जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा? ऐसा ही होगा? मेरे इस ख्याल के बारे में किसी को पता चले तो? नहीं, किसी को कैसे पता चलेगा भला?
तभी मैंने उसकी बातों को अनसुनी करते हुए कहा, अरे बुढ़ियों की बात जाने दो, क्या नहीं खाती बकरी और क्या नहीं बकती बूढ़ी। तो बच्चे तुम अपनी प्यारी दादी माँ से जाकर कहना, ऐसा ही एक भला आदमी नदिया का निमाई घर संसार छोड़कर सन्यासी क्यों बन गया था। उसके घर में कौन सी आफत आ गई थी, और हाल ही में पूजा पंडाल में नदिया का निमाई देखते ही तुम्हारी दादी माँ रोने नहीं लगी थी। नक्खा को अचानक जैसे कोई बात सूझ गई। मैं बड़े जोश में भरकर बोला, एकदम करेक्ट, यही तो बात है जो सबको कही जा सकती है, लेकिन असली बात तो। मैंने भी ऊंची आवाज में, क्या है असली बात, मैं भी तो सुनो। वैसे बहुत से लोग जानबूझकर टोका टोकी करते हैं और दिखावटी बातें करते हैं, तो इससे क्या हुआ। इसके बावजूद क्या मैं सजना समझना संवरना छोड़ देती हूँ। लेकिन नक्षत्र अचानक शांत हो गया, फिर बोला, असली बात क्या है वह तुझे भी मालूम है और मुझे भी अच्छी तरह मालूम है, और इस बात को सबसे खुलेआम बताया भी नहीं जा सकता। मुझे कैसा जान पड़ता है बताऊं। यह कहकर नक्षत्र ने अपना सिर खुजाया और इधर उधर देखते हुए कहा, तू मुझे चाहे जितना शरारती या शैतान कह ले, अपने मन की बात कहे बिना मैं रह नहीं सकता। असल में मेरे मन में यही ख्याल आता है कि तेरी वह काकी या चाची को अचानक दिल का दौरा पड़े या फिर किसी दुर्घटना में टांग वांग तुड़ा बैठे तो यह भारत भ्रमण का तमाशा अपने आप बंद हो जाए, फिर तो बड़ा। मैं अपने को संभाल नहीं पाई और उसकी कमीज की आस्तीन को पकड़कर मैंने खुशी से कहा, नक्खा, अरे वाह, तू भी। नहीं नहीं, उसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना, जाने दो। आखिरकार उसकी जेब में से राखी निकाली और मेरी कलाई पर बांधी भी गई। हालांकि वह थोड़ी देर के लिए ही मेरे हाथ की शोभा बनी रही, इस पर टिकी ही नहीं, फिर इसे खोलकर रख लेना पड़ा। अब आज तो और कुछ नहीं कहा जा सकता, स्कूल की दोस्त ने बांध दी है, आज मैं स्कूल गई ही कहाँ थी। दूसरे दिन मेरी छोटी बहन, जैसा कि नियम था, सुबह 8:30 बजे स्कूल की बस आने की उम्मीद में सड़क के मोड़ पर खड़ी थी। मैं 9:30 बजे नहा धोकर और तैयार होकर खाने की मेज पर जा बैठी। रोज की तरह माँ ने अपनी हल्की थाली मेज पर सजाई और भैया को पुकारा, अगर तुझे बाद में जाना हो तो अपने आप खाना निकाल कर खा लेना, मैं सब कुछ तैयार करके जा रही हूँ। कभी कभी ऐसा ही होता रहा। बाद में खाने के चलते भैया के रसोई घर से खाना निकाल कर खाना पड़ता था, इसलिए उसने छूटते ही कहा, देर वेर नहीं है, मैं आ रहा हूँ। इसी बीच घर में ऐसी घटना घट गई। पिताजी नहा धोकर और खाना खाकर दफ्तर जाया करते थे, लेकिन पहले की तरह सवाक चित्र जैसा दृश्य उपस्थित नहीं होता था, इसलिए बड़ी खामोशी के साथ खाना खाने बैठता। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कहा करता था, जबकि पहले किसी खास सब्जी या व्यंजन की तारीफ में वह माँ की इतनी बड़ाई करने लगता कि माँ हंस हंस कर दोहरी हो जाया करती। फिर कहा करती, तो जिस तरह मेरी ठकुर सुहाती में लगा है ना, मुझे कल या परसों तक दोबारा यही चीज़ बनाकर खिलानी पड़ेगी, इसके बिना तू मानेगा थोड़ी ना। खैर, अब उन सब सारी बातों पर से पर्दा गिर चुका है, लेकिन अरे कोई देर वेर नहीं है कहकर भैया आज खाने वाली मेज पर आ डटा। माँ ने उसकी तरफ थाली सरकाते हुए पूछा, अच्छा तुमने बताया नहीं कि तुम कब यह घर छोड़कर जा रहे हो। मेरी नज़र भैया के चेहरे पर जा पड़ी। सच मुझे ऐसा लगा कि माँ अचानक एकदम एकदम से निर्मम निष्ठुर हो गई है। तैश में आकर भैया ने कल पिताजी को क्या कुछ कहा या नहीं कहा, इस बारे में याद दिलाने की जरूरत क्या थी भला। भैया ने भात की तरफ हाथ बढ़ाने के पहले पानी का गिलास उठाकर होठों से लगाया और फिर सिर उठाकर कहा, यही अगले महीने की 1 तारीख से। दरअसल पूजा के चलते 1 महीने के लिए हॉस्टल बंद हो जाता है। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मुझे कुछ ऐसा ही लगा। माँ ने आके कहा, ठीक है, और फिर तुम्हारे बाप दादा या पुरखों के घर का दरवाज़ा तो बंद नहीं हुआ है, रसोई घर का दरवाज़ा भी खुला है, और अगर इसमें से नाक कट रही है हो तो पेइंग गेस्ट की हैसियत से भी यहाँ रहा जा सकता है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने जरा कठोर होते हुए कहा, माँ तुम यह क्या जली कटी बातें कर रही हो। माँ ने मेरी तरफ देखा। मैं एक बारगी हैरान हो गई यह देखकर कि माँ की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। यह पहला अवसर था। इतनी उठापटक, अफरा तफरी, इतनी घटनाओं और हादसों के बावजूद इसके पहले मैंने माँ की आंख को कभी रोते नहीं देखा, पर आज देखा। काफी दिनों के बाद बुआ पुरी से वापस लौटी अपने पतिदेव के साथ और हाथों में ढेर सारे उपहार लिए। इनमें ऐसा कुछ नया नहीं था। पुरी से लौटने के बाद लोग जो सारी चीजें साथ ले आते हैं वही सब। देख देख कर सारी चीजें रट गई हैं। वही ताड़पत्र की चौकोर मौनी में महाप्रसाद, इसके साथ सीपियों की माला और जगन्नाथ जी की त्रिमूर्ति का पटचित्र। इसके अलावा हम तीनों भाई बहनों के लिए छोटे मोटे उपहार और माँ के लिए कट की साड़ी।
उसका चेहरा देखकर तो यही जान पड़ा कि वह बहुत मौज मस्ती करके लौटी है। फूफा जी भी बड़े आनंदित और गदगद दिख पड़े, लेकिन इसके बावजूद बुआ ने उदास होते हुए बुझी आवाज में कहा, भैया आखिर चले ही गए? क्यों, जाने की बात तो तय थी, तुझे नहीं बताया था? बताएंगे क्यों नहीं, लेकिन उनकी बात पर मुझे यकीन नहीं था। ओह, माँ ने चुटकी ली। अरे तेरे भैया इतना भक्ति भाजन और पतित पावन ठहरा, उसकी बात पर भी तुझे विश्वास नहीं हुआ? बुआ ने फूफा के चेहरे की तरफ देखा, फिर गहरे निश्वास के साथ बोली, सच भाभी, भैया ने गेरुआ धारण कर लिया। माँ ने कहा, मैं यह सब नहीं जानती। वापस मुड़कर यह पूछने को तो आए नहीं कि देखो कैसा मार्वेलस लग रहा है। मैं क्या कहूँ? बुआ ने बुझे हुए स्वर में कहा, तुम भी भाभी जस की तस रह गई, जरा भी नहीं बदली। माँ ने कहा, पूरे घर के लोग अगर दो चार किस्म के हो जाएं तो क्या यह सब ठीक होता? लेकिन मैं अब कोई गारंटी नहीं दे पाऊंगी। मैं भी पलक झपकते और अचानक बदल सकती। अरे बाबा, नहीं नहीं, तुम्हें और किसी दूसरों की तरह होने की जरूरत नहीं। मैंने इस आदमी को तुम्हारे बारे में ना जाने कितना कुछ बताया है। माँ चीख पड़ी, लो फिर तो हो चुका। मैं भी अचानक किससे और कहानी की चीज हो गई, कैसे बोला? फूफा जी ने कहा, नहीं, बात यह है कि आपकी ननद पुराने दिनों की बातें बताती रहती है, और जाहिर है उसमें से आपका जिक्र कैसे नहीं होता। आपकी घर गृहस्थी तो बड़े मजे की थी, सभी कुछ तो था यहाँ, सुख और आनंद। माँ ने कहा, हाँ, इस घर के मुखिया का नाम भी तो वही है, लेकिन अब वह लुंज और लूला घर संसार क्या पहले की तरह रह पाएगा? अब तो सिर्फ लुंज पुंज धड़ ही बचा है। फिर हंसते बोली, अरे खोखो, तूने इस भले आदमी को चुपचाप क्यों बिठा रखा है? अरे भाई, इसे नहाने धोने की जगह तो दिखा दे। हाँ हाँ बताती हूँ, लेकिन तुम इस साड़ी को थोड़ी देर के लिए पहनोगी ना भाभी? ओह, क्यों नहीं पहनूंगी भला? माँ ने कहा, जरूर पहनूंगी, इतनी सुंदर साड़ी है, और मैंने कोई गेरुआ थोड़ी ना धारण किया है। इसके बाद जैसा कि तय था, बुआ ने मारे खुशी के फूफा जी को घर का एक एक कोना दिखाया। फिर खूब जमकर खाना पीना, गपशप, हंसी मजाक चलता रहा। वह जितने दिनों यहाँ रही, पति के साथ यहाँ वहाँ घूमती फिरती रही, लेकिन जब कभी मौका मिलता हमें यही कहती रही, बड़ी सावधानी से रहना, अपना ख्याल रखना। भैया अब तक घर में ही था। उसने जो कुछ तय किया था, इस बारे में किसी ने बुआ जी को पता नहीं की, कुछ बताया नहीं। इसलिए बुआ ने भैया को अलग से समझाने की कोशिश की कि तू ही अब घर का मुखिया है, तुझ पर ही सारी जिम्मेदारी है। बुआ जी की बातचीत का ढंग अब बहुत कुछ बदल गया था। हो सकता है इस घर का ढांचा और ढर्रा बदल जाने की वजह से यह सब हुआ हो, और यह भी हो सकता है कि उसकी सोच अब रामपुर हाट नामक जगह की आबो हवा और नमक से नम हो रही हो। तभी तो बुआ घर के एक एक रोए और रेशे से जुड़ी हुई थी। वह कुछ ही दिनों में एक अजनबी सी लगने लगी थी। वह जो कुछ भी कर रही थी उसमें अपनापन कम था, उपदेश ज्यादा था। वह जब कभी भी माँ की तरफ देखती, उसका चेहरा करुणा और सहानुभूति से भरा हुआ दिख पड़ता। इस बात पर मेरी देह में आग लग जाती। ऐसा जान पड़ता कि यह परम पतिव्रता और सुहागिनी महिला किसी अभागन को देखकर उस पर जानबूझकर तरस खा रही है। मुझे यही जान पड़ता कि दो चार पेंगे भरते ही हमारी बुआ किसी ऊंची जगह पर पहुंच गई। और फिर ये सारी बातें मेरी आंखों में क्यों चुभ रही थी? मैं इन सारी बातों की तह में कैसे जा रही हूँ? मेरी उम्र की लड़कियां क्या इस तरह की बातों को इतनी गहराई से समझ पाती हैं? हाँ, प्रेम की दीवानगी या प्रेम करने जैसी बातों को मेरे साथ पढ़ने वाली सहेलियां खूब अच्छी तरह समझती थी। इधर अपने मामले को लेकर मैं अपने आप को सचमुच बहुत होशियार समझती थी, लेकिन मैं धीरे धीरे यह भी समझ रही थी कि इस तरह की किसी अपराध से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच मेरी हमउम्र हर लड़की ने बड़ी सफाई से एक न एक अधीनस्थ को पटा रखा था। वे मौका मिलते ही उनके साथ सैर किया करती, किसी की मौत का बना बनाया बहाना बनाकर क्लास से गायब हो जाती, और मैटिनी शो के साथ साथ फिल्में देखती, और फिर किसी रेस्तरां में घुस जाती। मुझे अभी इन सारी बातों का चस्का नहीं लगा था। एक तो यह नक्शा एकदम गोबर गणेश है, और दूसरे मुझे इस तरह की बहानेबाजी पसंद नहीं। इससे मुझे कहीं ज़्यादा पसंद है कि हम दोनों छत पर बैठकर मर्तबान से चुराकर लाए गए अचार को चूसते हुए इधर उधर की ढेर सारी फालतू बातें किया करें, या फिर घर में ही चेहरे पर मासूमियत का मुलम्मा चढ़ाकर माँ के साथ झगड़ा किया करें, यह बता बता कर कि कहीं माँ अपने घर की बिटिया को दरकिनार करके उसे पराए घर की छोकरी को कितनी तरजीह देती रहती है।